हेलो एवरीवन फ्रॉम क्लास 12th। बच्चों एक अपडेट ये है आपके लिए कि सीबीएसई ने अपनी साइट पे सेकेंड टर्म के सैम्पल पेपर अपलोड कर दिए हैं, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। दूसरा मैंने यहाँ पर भी एक सैम्पल पेपर ले रखा है फिजिक्स का, तो आज हम इसका डिस्कशन करेंगे, थोड़ा एनालिसिस करेंगे कि क्या चेंजेस किए गए। इतना तो हमें पता था कि सेकेंड टर्म जो है हमारा सब्जेक्टिव होने वाला है, फर्स्ट टर्म हमने ऑब्जेक्टिव दिया था। यहाँ हम आज देखेंगे कि जो सैम्पल पेपर डाला है सीबीएसई ने किस लेवल पे जा रहा है ये पेपर, दूसरा कितने क्वेश्चन है, कितने सेक्शन बनाए हैं, यहाँ से मार्क्स 35 का रहेगा। ये टाइम अलाउड यहाँ जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 2 आवर्स लिखा हुआ है। ये देखेंगे कि जो पेपर डाला है कि ये किस लेवल पे जा रहा है, मॉडरेट लेवल है, डिफिकल्ट है या इजी है। तो मैंने जितना इसको स्टडी किया है तो अंडरस्टैंडिंग पेपर कहेंगे, और सीबीएसई में आता भी है अंडरस्टैंडिंग पेपर। तो दूसरा यहाँ पर मार्किंग स्कीम बड़ी अच्छी डिवाइड होती है बच्चों कि एक 2 नंबर का क्वेश्चन है उसको भी पार्ट्स में डिवाइड करके पूछा गया है, आपने एक एक पार्ट का आंसर सही देते चलना है, तब आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए करते हैं इसका एनालिसिस। फिर मैं 1-2 क्वेश्चन भी कराऊंगा जो आपका क्लास में चल रहा था पार्ट मॉडर्न फिजिक्स का, उसी से लेके। तो यहाँ फिजिक्स का हमारा सेकेंड टर्म पेपर जिसका कोड 042 होता है, ठीक है, 2021-22। मैक्सिमम मार्क्स बच्चों 35 रहेंगे, और यहां जैसा कि आप देख रहे हैं टाइम जो अलाउ किया जा रहा है वो 2 आवर्स का है। जनरल सेक्शन में अगर आप पढ़ते हैं तो यहां हम फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, देयर आर 12 क्वेश्चंस इन ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। 12 क्वेश्चन रहेंगे आपके इस पेपर में, सारे कंपल्सरी है। सेक्शन ए पे अगर हम देखते हैं जाके तो आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे बच्चों, ठीक है। और ये जो सेक्शन रहेगा हमारा ये 6 मार्क्स का रहेगा, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। तो यहाँ 3 क्वेश्चन है हमारे, 3 × 2 टोटल मार्क्स हो जाएगा 6। और हमारे को यहाँ पर एक इंटरनल चॉइस भी, जैसा कि आप देख रहे हैं ना स्टार्टिंग में, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ 3 क्वेश्चन में एक हमारे को ऑप्शन क्वेश्चन भी मिल रहा है। तो यहाँ एक हमारे को मिलेगी इसमें इंटरनल चॉइस भी। मतलब क्वेश्चन कोई भी आप स्किप नहीं कर सकते यहाँ से, बट यहाँ आपको क्वेश्चन के साथ चॉइस रहेगी। एक इंटरनल चॉइस यहाँ पर दे रखी है। ऐसे सेक्शन बी में देखते हैं, ये पूरा सेक्शन नहीं है इस पेज पे, दूसरे पेज पे चलूंगा मैं, वहां बात करूंगा तब। इसमें हमारे को 8 क्वेश्चन करने हैं बच्चों। तो ये जाएगा हमारा 4, 5, 6 नंबर, 7, 8, 9, 10 और 11 तक, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे 8 क्वेश्चन हमने करने हैं। यहां जो एक क्वेश्चन है वो 3 नंबर का रहेगा। तो 8 क्वेश्चन, 3 मार्क्स ऑफ ईच, 24 मार्क्स टोटल इस सेक्शन में। और 2 इंटरनल चॉइस रहने वाली है इसके अंदर, क्वेश्चन के साथ 2 आपको चॉइस भी मिलेगी। तो ऐसे करके 24 + 6 30 मार्क्स ही हो गया। एक लास्ट सेक्शन हमारा सेक्शन सी जाता है इसमें एक ही क्वेश्चन मिलेगा 12 नंबर। और बच्चों वो रहने वाला है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। उस पर आपको कोई भी एक पैराग्राफ देगा, वो फिजिक्स से रिलेटेड और फुली अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। तो वहां से आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे करने के लिए, वो 5 पार्ट क्वेश्चन में देगा। तो यहाँ देख रहे हैं ना आप, जैसे देयर इज नो ओवरऑल चॉइस, हाउएवर, ये मैं जो 4th पॉइंट पढ़ रहा हूँ, एज इंटरनल चॉइस हैज बीन प्रोवाइडेड इन 1 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स एंड 2 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स, ये लिखा हुआ है। यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 1 ऑफ द चॉइस इन सच क्वेश्चंस। यू मे यूज लॉग टेबल भी आप यूज कर सकते हैं, अगर आपको रिक्वायर्ड है तो प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। और सेक्शन सी यहाँ लिखा हुआ है, सेक्शन सी कंटेन्स 1 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स। तो ये 5 नंबर का एक क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से हम ये कहेंगे कि टोटल मार्क्स हमारा यहाँ से हो जाता है 24 + 6 + 5। तो 6 + 24 + 5
ऐसे करके ये 35 मार्क्स का टोटल हमारा पेपर रहेगा। क्लियर है? तो समझ गए इस बात को आप? ठीक है। अब देखिए जरा मैं क्वेश्चन पे चलता हूं कि क्वेश्चन का लेवल चेक करते हैं कि किस लेवल पे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलिए अभी देखते हैं, एक पेज पे और ले लेता हूं मैं शीट को। ये मेरा पेपर आ गया फिर से। थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको, रीड कर पाए ताकि आप। चलिए देखिए बच्चों, यहां पर पहला क्वेश्चन इन्हें प्योर सेमीकंडक्टर से आया हुआ क्वेश्चन है, ये अभी हमने चैप्टर नहीं पढ़ा है। सेकंड क्वेश्चन पे जाता हूं तो कंसीडर टू डिफरेंट हाइड्रोजन एटम। ये पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि सर ये मॉडर्न फिजिक्स से एटम्स वाले चैप्टर से आ रहा है कुछ। ठीक है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। द इलेक्ट्रॉन इन ईच एटम इज इन एक्साइटेड स्टेट। दो हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं बच्चों, हाइड्रोजन एटम दो है। दो एटम डिफरेंट इसलिए कह रहा है वो, क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो, इलेक्ट्रॉन इन ईच एटम इज इन एक्साइटेड स्टेट। इज इट पॉसिबल इलेक्ट्रॉन टू हैव डिफरेंट एनर्जी बट सेम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल? जस्टिफाई योर आंसर। क्या बताया मैंने आपको? देखिए एक एक लाइन को बहुत ठीक से पढ़ना है। कंसिडर टू डिफरेंट हाइड्रोजन एटम, दो डिफरेंट हाइड्रोजन एटम। दो डिफरेंट हाइड्रोजन एटम कैसे हो सकते हैं सर? ये तभी हो सकता है जिनके अलग अलग इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में। मान लीजिए ये एक हाइड्रोजन एटम है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसका ये ग्राउंड स्टेट था, ये यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो दो अलग अलग एक्साइटेड स्टेट होंगे ना, तो इसलिए कह रहा है दो अलग अलग हाइड्रोजन एटम, एक में इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो अलग अलग ऑर्बिट के अंदर यहाँ इलेक्ट्रॉन है, अलग अलग इनकी एक्साइटेड स्टेट है, इसलिए इनको डिफरेंट हाइड्रोजन एटम बोल रहा है। तो यहां पर ये कह रहा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है इलेक्ट्रॉन हैव डिफरेंट एनर्जीज? एनर्जी तो डिफरेंट होगी होगी अलग अलग ऑर्बिट के अंदर, क्योंकि देखिए एनर्जी के लिए बच्चों फॉर्मूला पढ़ा है हमने हाइड्रोजन एटम के लिए -13.6, याद आ रहा है ना आपको? -13.6 अपॉन में n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अलग अलग एक्साइटेड स्टेट है अलग अलग हाइड्रोजन एटम के केस में, तो यहां पर हम कह रहे हैं कि सब इनके लिए एनर्जी भी क्या होगी? अलग अलग होगी। जैसे मान लो इसका फर्स्ट मैं एग्जांपल पे ले रहा हूं, मान लीजिए ये हमारा ए था एटम और एक ये बी हाइड्रोजन एटम है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन अलग अलग एक्साइटेड स्टेट में। यहाँ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से मीनिंग है हमारा कौन सा ऑर्बिट चला गया? सेकंड, और सेकंड में एनर्जी अलग मिलेगी। ऐसे ही बी के अंदर, बी में फर्स्ट सेकंड थर्ड, मान लो थर्ड एक्साइटेड स्टेट है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट कितना हो जाएगा हमारा? 4, उसमें अलग एनर्जी मिलेगी। तो अलग अलग एनर्जी मिलेगी, तो कह रहा है कि क्या इनका एंगुलर मोमेंटम सेम हो सकता है? सेम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब जरा एंगुलर मोमेंटम के लिए बोर्स का पोस्टुलेट याद करो, mvr एंगुलर मोमेंटम L बराबर कितना होता है? NH/2π। तो यहां से हम देख रहे हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम है बच्चों L, वो NH/2π वो भी n पे डिपेंड कर रहा है, तो एनर्जी अलग अलग होगी तो एंगुलर मोमेंटम भी अलग अलग होगा, तो सेम नहीं हो सकता है। ये हमने जस्टिफाई कर दिया फॉर्मूले का यूज करके और थ्योरेटिकली एक्सप्लेनेशन देके या एग्जांपल देके। तो देखिए अब इसके मार्क की अगर हम बात करें, मार्क स्कीम जो है वो किस तरह से बनाई हुई है, तो 2 नंबर जो आपको मिलेंगे कंप्लीट, ठीक है, वो आपको किस तरह से मार्क्स डिवाइडेशन करके मिलेंगे इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो फर्स्ट पार्ट में पूछा गया था कंसीडर टू डिफरेंट हाइड्रोजन एटम, द इलेक्ट्रॉन इन ईच एटम इज इन एक्साइटेड स्टेट, इज इट पॉसिबल द इलेक्ट्रॉन्स टू हैव डिफरेंट एनर्जी बट सेम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अकॉर्डिंग टू बोर्स? तो हमारा आंसर बनेगा पहला तो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब जैसे आपने नो लिख दिया, यहां से आपका हाफ मार्क्स पक्का हो गया। उसके बाद जब आप एक्सप्लेनेशन देने गए कि आपने एनर्जी के लिए फॉर्मूला लिख दिया और एंगुलर मोमेंटम के लिए फॉर्मूला लिख दिया, आधा नंबर आपका यहां से हो गया, आधा नंबर यहां से हो गया आपका, ठीक है, 1.5 हो गए। और इसके बाद यहां पर आपने एंगुलर मोमेंटम ये एक्सप्लेनेशन दे दी, कोई एग्जांपल दे दिया, थ्योरी भी लिख दी, तो वहां से एक हाफ मार्क्स आपका और हो जाता है। तो ऐसे करके आपके 2 मार्क्स डिवाइड होते हैं एक क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए आपने एक्सप्लेन भी करना है उसको प्रॉपर वे में,
और इस तरह से नंबर आपके डिवाइड होते हुए चलते हैं। अब इसी में ही मैं मॉडर्न फिजिक्स में ही बात करता हूं, तो यहां पर हमारे को ऑप्शन में करके दे रखा है एक और क्वेश्चन, ये हमारा ड्यूअल नेचर से आ गया। एक्सप्लेन हाउ फोटो इलेक्ट्रिक करंट काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड इन फोटो सेल वेरी इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज डबल। फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बट कीपिंग द इंटेंसिटी सेम, इंटेंसिटी को सेम रखते हुए। तो जिसने पढ़ा है ड्यूअल नेचर को उसको याद आ गया होगा इसमें कैसे एक्सप्लेनेशन देनी हमने और क्या रीजन बनेगा इसका। शो द ग्राफिकल वेरिएशन इन अबाउट 2 केसेस। तो यहाँ पर हमारे को ग्राफ भी ड्रॉ करने हैं बच्चों, तब जाके आपको पूरा ये 2 नंबर मिलेगा। तो देखिए इसको कैसे करना था। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट का फ्रीक्वेंसी के साथ वेरिएशन कहूं तुम्हें, अब याद कीजिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट और उसके ग्राफ। तो हम एक ग्राफ बच्चों दिखाते थे इस तरह से स्ट्रेट लाइन, उसमें हमारा यहां क्या होता था फोटो इलेक्ट्रिक करंट और यहां होता था इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बढ़ेगी तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, क्योंकि रेट ऑफ फोटॉन्स जो 1 सेकंड में जो फोटोन गिर रहे हैं वो ज्यादा गिरेंगे, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगा इंक्रीज। बट अब यहां पर इंटेंसिटी के साथ नहीं वेरिएशन पूछ रहा, वो किसके साथ पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी के साथ। तो क्या फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, तो आंसर आएगा सर नहीं। यहां पर अगर मैं लिखता हूं फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इस लाइन पे दिखाता हूं मैं फ्रीक्वेंसी को, तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ाते रहो, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज नहीं होगा, ये वेरिएशन हो गया। दूसरा काइनेटिक एनर्जी, दूसरा काइनेटिक एनर्जी का और फ्रीक्वेंसी का अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो याद करो फोटो इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता था, एक मेटल सरफेस, उस पर सर्टेन रेडिएशन की सर्टेन फ्रीक्वेंसी की एनर्जी की रेडिएशन डाली, तो यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, वो इलेक्ट्रॉन मूव करता है टुवर्ड्स पॉजिटिव और एक्सेलरेट करता है फिर आगे, तो क्या बनता है यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो E इक्वल्स टू एच में, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगी एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी बच्चों ज्यादा मिलेगी तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और इसका ग्राफ कुछ इस तरह से, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी होती थी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल राइट। ठीक है, अगर आपकी जो फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम है तो इलेक्ट्रॉन चलेंगे नहीं, तो एनर्जी कितनी रहेगी काइनेटिक, 0। उसके बाद थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से फर्दर इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है। अच्छे समझ पाओगे, टॉपिक आपका पढ़ा हुआ है तो आप समझ पा रहे हैं इस बात को। और इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं नीचे, तो ये हमारा वर्क फंक्शन में जाता है, इसको हम W नोट भी लिख सकते हैं। तो ये ग्राफ हमें प्लॉट करना था। अब ओनली ग्राफ के नंबर, ग्राफ नहीं हुआ है पूरा हमारा, ग्राफ से नंबर नहीं मिलने वाले, क्योंकि इसमें एक पार्ट और ही पूछ रखा है। देखिए, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज डबल, तो सो द ग्राफिकल वेरिएशन तो हो गया, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो ग्राफ तो हमारे हो गए, ग्राफ का भाई मान लो यहां से आपको ये हाफ मार्क्स मिल जाता है, ये स्कीम बना रखी है इसकी, ठीक है, यहां से दोनों ग्राफ के हाफ हाफ मार्क्स मिल जाते हैं। अभी हमारे जो 2 पार्ट ये रह रहे हैं बच्चों, ये और एक पार्ट ये रह रहा है, ये दोनों, इनमें भी तो एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी ना। एक्सप्लेन करा है, एक्सप्लेन हाउ डज, ये तो ग्राफ बता दिया हमने। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे काइनेटिक एनर्जी, अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। ठीक है, और दूसरा काइनेटिक एनर्जी, अभी ये मैंने आपको करा भी रखा है क्लास में क्वेश्चन कि काइनेटिक एनर्जी। अब हम आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पे जाएं, मैं यहां दूसरा पेज ले लूं, अभी दूसरा पेज ले लेता हूं, देखो यहां समझाता हूं आपको। याद करो बच्चों, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या था इसके अकॉर्डिंग, कि कोई भी एक मेटल सरफेस है, इस पर हमने एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट कराया, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, यहां से इलेक्ट्रॉन को क्या मिली, एनर्जी। तो यहां जो रेडिएशन की एनर्जी थी एच म्यू, 2 पार्ट में यूज हुई, एक तो इलेक्ट्रॉन को निकालना वर्क फंक्शन, दूसरा उसको प्रोवाइड करा रहा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी चलने के लिए, हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर। और जितना काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा उसको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी उतना ही ज्यादा देना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू आता था EV नॉट के बराबर, ये भी।
तो फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई हमारी, मतलब मैं इसको लिख दूं एच म्यू इज इक्वल्स टू फाई नॉट और प्लस ये है उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहा है कि अगर फ्रीक्वेंसी को मैं डबल कर देता हूं तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे जब यहाँ से फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, यहाँ से फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, डेफिनेट है, बिल्कुल सही है, बढ़ेगी। लेकिन एग्जैक्ट अगर हम आंसर कहें ना तो डबल नहीं होगी, मतलब फ्रीक्वेंसी डबल तो क्या ये काइनेटिक एनर्जी भी डबल होगी इसकी, तो नहीं, आंसर होगा मोर देन डबल। कुछ समझ गए होंगे, ये क्वेश्चन याद आया होगा आपको। तो उसको हम देखो यहां से लिख भी सकते हैं, मैथमेटिकली एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, बट आपको मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं थी इसमें। आप ये आपको आंसर लिखना था जो काइनेटिक एनर्जी होगी फ्रीक्वेंसी को डबल करने से वो मोर देन डबल जाएगी, ठीक है। तो यहां पर हम कैसे कह सकते हैं इसको, एच फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया तो 2 म्यू इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन तो वही रहेगा, नई काइनेटिक एनर्जी बच्चों होगी के ई डैश, मान लो मैंने इनको डिवाइड कर दिया, आ रहा है समझ में, एच म्यू से एच म्यू कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, इधर आ गया फाई नॉट प्लस के ई डैश, यहां आ जाएगा 2 फाई नॉट प्लस 2 के ई, ओके, एंड के ई डैश इज इक्वल्स टू 2 फाई नॉट, इधर आके ये आ गया माइनस फाई नॉट और यहां बच गया 2 के ई। देखो काइनेटिक एनर्जी डबल प्लस फाई नॉट, तो हम कह रहे हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल होगी वो क्या होगी, पहले वाली से मोर देन डबल। तो अब आधा नंबर यहां आपका चला गया, ठीक है, ये एक्सप्लेन कर। हाँ तो बच्चों किस तरह से मार्क्स डिवाइड हुए आपके, देखिए जो हमने ये क्वेश्चन अभी किया उसमें हमने ये देखा कि क्वेश्चन में पूछा था कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन को डबल करने से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किया। तो उसके मार्क्स की डिवाइडेशन की मैं जो बात कर रहा था वो इस तरह से डिवाइड कर दिया, ग्राफ भी प्लॉट करना था तो हाफ मार्क्स ये हो गया, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी के लिए हाफ मार्क्स ये हो गया, और हम कहेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे इंटेंसिटी का इफेक्ट पड़ता है और ना कि फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, तो हाफ मार्क्स वहां से। और अभी जो हमने ये सीखा इसमें मैथमेटिकली काइनेटिक एनर्जी मोर देन डबल, ये जो हमने एक्सप्रेशन किया, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी मोर देन डबल, हाफ मार्क्स ऐसे, इस तरह से आपके कंप्लीट 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस में बना रखे हैं बच्चों। मॉडर्न फिजिक्स से ही एक क्वेश्चन हमारे सामने है, सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 4। देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड व्हेन हाइड्रोजन एटम डी एक्साइट्स। हमारे को एक्सप्रेशन बताना है फ्रीक्वेंसी के लिए ऑफ रेडिएशन एमिटेड व्हेन हाइड्रोजन एटम डी एक्साइटेड फ्रॉम लेवल n टू n-1। इतना पार्ट हो गया क्वेश्चन का। आगे क्या पूछा है, आल्सो शो दैट लार्ज वैल्यू ऑफ n की लार्ज वैल्यू के लिए दिस फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्लासिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये पूरा क्वेश्चन हमारे सामने है इस तरह से। देखिए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड व्हेन हाइड्रोजन एटम डी एक्साइटेड फ्रॉम n लेवल टू n-1। क्या है मतलब कि कोई एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है n1 पे, इससे नीचे आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन, तो ये n-1 लेवल पे आ रहा है, n से n-1 लेवल पे एक इलेक्ट्रॉन नीचे आ गया। क्या एमिट करेगा अपने में से, रेडिएशन एमिट करेगा, और रेडिएशन एमिट करेगा तो फ्रीक्वेंसी होगी उसकी, फ्रीक्वेंसी देखो एनर्जी के लिए हमने जो फॉर्मूला लिखा था बच्चों, ठीक है, एनर्जी के लिए जो हमने फॉर्मूला लिखा था और -13.6 आप एनर्जी की आप लिखिए, फ्रीक्वेंसी के लिए तो एक फॉर्मूला हमने लिखा 1/λ इज इक्वल्स टू r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। r इसमें रेबर कांस्टेंट, याद आया स्पेक्ट्रल सीरीज, उसके अंदर हमने रेडिएशन की वेवलेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला किया था। अब जरा इस r की वैल्यू को सोचो, पूरा r की वैल्यू कितना था, ठीक है, और ये हमारा जो r की वैल्यू आया था 2 पाई स्क्वायर k स्क्वायर z स्क्वायर e की पावर 4 और ऊपर m, नीचे बच्चों होता था इसमें h क्यूब
और इनटू में c, यहाँ पर 1 अपॉन लैम्डा 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। याद आया फॉर्मूला हम यूज करते थे इसमें। अब अगर मैं c को यहां लेके जाता हूं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो c अपॉन लैम्डा मेरा आ जाता है 2 पाई स्क्वायर k स्क्वायर z स्क्वायर e की पावर 4 m और नीचे जी h क्यूब। c अपॉन लैम्डा क्या होता है? फ्रीक्वेंसी म्यू, ये हमें निकालना है। n1 इसमें कौन सा ऑर्बिट होता था जिसमें इलेक्ट्रॉन आता है? n2 जहां से आता है। अब कहां से आया है? n से। किस में आया है? n-1। समझ रहे मेरी बात को? n1 में क्या रखना है हमने? n-1 का होल स्क्वायर माइनस n2 में n रखना है, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर। तो भाई यहां से म्यू इज इक्वल्स टू आ गया मेरा 2 पाई स्क्वायर k स्क्वायर z स्क्वायर e की पावर 4 m और नीचे h क्यूब। यहाँ एलसीएम हो जाएगा मेरा n स्क्वायर n-1 का होल स्क्वायर, यहाँ आएगा n स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर सोल्व कर लो साथ साथ, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो माइनस 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 प्लस 2ab, तो 2n। अब जो कैंसिल हुआ वो कैंसिल कर दिया, तो म्यू इज इक्वल्स टू बन रहा है 2 पाई स्क्वायर k z स्क्वायर e की पावर 4 m और नीचे h क्यूब। यहां लिख देता हूं मैं इसको 2n-1 और नीचे हो जाएगा n स्क्वायर n-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया एक्सप्रेशन किसके लिए? हमारा फ्रीक्वेंसी के लिए। कब? जब एक इलेक्ट्रॉन डी एक्साइड कर रहा है n लेवल से n-1, तो ड्राइव इन एक्सप्रेशन यहां तक का पार्ट हमारा हो जाता है। ठीक है, तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। ये 3 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा सेक्शन बी से, क्वेश्चन नंबर 4। इतना एक्सप्रेशन करने से आपका नंबर मिला 2, क्योंकि इसमें एक पार्ट और पूछा है। तो इसमें हमारा एक पार्ट हो जाता है इस क्वेश्चन का, जिसका कि हमारे को 2 मार्क्स मिल जाएंगे। इसमें आगे पूछा गया है आल्सो शो दैट फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ n दिस फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्लासिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक नंबर के लिए हमारे को और थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसमें जैसा पूछा है, प्रूव करना है हमें कि जो क्लासिकल फ्रीक्वेंसी मींस यहाँ हमने जो बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम में बच्चों फ्रीक्वेंसी निकालना सीखा था एक इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन का, वो फॉर्मूला यहाँ यूज करके और उसका फॉर्मूला इस फॉर्मूले के साथ मैच करना है फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ n के लिए। कैसे? देखिएगा, हम पढ़ते हैं v इज इक्वल्स टू r ओमेगा। ओमेगा को लिखते हैं 2 पाई म्यू, तो हम इसको लिख सकते हैं r 2 पाई म्यू। यह म्यू फ्रीक्वेंसी है, r उस ऑर्बिट का रेडियस है, v उस ऑर्बिट में क्या होती है? वेलोसिटी होती है। तो फ्रीक्वेंसी यहां से मेरी बन जाती है म्यू इज इक्वल्स टू v अपॉन में 2 पाई r। ओके, v की वैल्यू वेलोसिटी की अगर याद नहीं है आपको, तो आप पोस्टुलेट यूज कर लेंगे mvr इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई से। तो v की वैल्यू यहां बनेगी nh अपॉन में 2 पाई mr। अब देखिए v की वैल्यू nh अपॉन में 2 पाई mr, 2 ऑलरेडी है तो 4 हो गया, और यहां हो गया पाई स्क्वायर और mr। कहां से लिखा मैंने? v को लिख लिया है mvr इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई सेकेंड पोस्टुलेट से। तो v की वैल्यू पुटअप कर दी हमने। ठीक है, आर स्केयर होगा, सॉरी यहाँ एक आर पहले से था और इस फॉर्मूले में भी आर, तो आर स्केयर होगा। अब आर स्केयर की वैल्यू, आर की वैल्यू क्या होती है? एन स्केयर एच स्केयर, याद आएगा आपको ये वाला फॉर्मूला, हम जरूर याद कर लेते हैं। 4 पाई स्केयर के जेड ई स्केयर एम, और यहाँ क्या कह रहा है वो आर स्केयर, तो आर स्केयर इन सबका स्केयर भी तो करना पड़ेगा ना, ये वैल्यू इसमें पुटअप कर देंगे। ठीक है, एक बार आप इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करना। तो ये वाली जो r की वैल्यू है ये यहाँ यूज करेंगे, फिर उसका स्केयर करेंगे, जो कैंसिल आउट होता है वो कैंसिल आउट करेंगे। तो सोल्व करने पे बच्चों यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी हमारी, जिसको हम क्लासिकल फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं, वो फ्रीक्वेंसी म्यू इज इक्वल्स टू, पूरा फॉर्मूला ड्राइव करने के बाद, सोल्व करने के बाद ये फॉर्मूला आता है 4 पाई स्क्वायर, ठीक है जी, एम के स्क्वायर और जेड स्क्वायर ई की पावर 4, जेड स्क्वायर ई की पावर 4, और नीचे जो इसमें रहेगा n क्यूब और h क्यूब। ये फॉर्मूला होता है क्लासिकल फ्रीक्वेंसी के लिए। अब हमने जो फ्रीक्वेंसी निकाली है जब एक इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट हुआ है, तो उसके लिए ये फ्रीक्वेंसी आई है। अब इसी में ही देखना फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ L,
लार्ज वैल्यू ऑफ एन, एन की लार्ज वैल्यू के लिए। एन की लार्ज वैल्यू का मतलब है एन एक ज्यादा वैल्यू, और इसमें जो -1 हो रहा है ये अप्रोक्सीमेटली नेग्लिजिबल हो जाएगा इसके लिए। एन काफी लार्ज है, तो जो 2n-1 है हमारा, 2n-1 वो अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, 2n। एन वैसे ही बड़ा है, यहाँ पे भी हम एन लार्ज वैल्यू के लिए क्या करने वाले हैं, ये जो एन में से -1 हो रहा है, इस -1 को इग्नोर करेंगे, तो क्या बचेगा, ओनली एन, एन का स्केयर, और एक एन स्केयर ऑलरेडी है पहले, तो एन की पावर नीचे हो जाएगी 4। समझ पा रहे हैं, मतलब म्यू इज इक्वल्स टू हमारा फॉर्मूला आ जाएगा 2 पाई स्केयर के जेड स्केयर ई की पावर 4 एम, और नीचे आ गया एच क्यूब। यहाँ ऊपर लार्ज वैल्यू ऑफ एन के लिए क्या आ गया हमारा 2n, और नीचे कितना हो गया, यहाँ से n की पावर कितनी हो जाएगी 4। अब एक n से n ये कटेगा, ये 2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 4 पाई स्केयर के जेड ई स्केयर ई की पावर 4 और m, नीचे n क्यूब और h क्यूब। यही फॉर्मूला ये आ रहा है और यही फॉर्मूला ये है। देख रहे हैं दोनों फ्रीक्वेंसी क्या करके मैच। इसको कौन सी फ्रीक्वेंसी बोल रहा है, वो क्लासिकल फ्रीक्वेंसी। तब ये हमारा यहाँ से 1 नंबर और पक्का होगा। तो ये 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन था। तो बच्चों मेरा यहाँ ये 2 क्वेश्चन कराने से मतलब मॉडर्न फिजिक्स से यही रीजन था कि मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि बिल्कुल इजी पेपर नहीं होता है सीबीएसई में, अंडरस्टैंडिंग पेपर तो बनेगा, और उसके लिए जरूरी है, देखो भाई आप टॉपिक को अच्छे से पढ़ो, ठीक है, डेली पढ़ो, और जो भी काम मिल रहा है, जो भी टॉपिक मिल रहा है उसको अच्छे से पढ़ो, तब आप अच्छे नंबर और पूरा पेपर कर पाएंगे। अदरवाइज कंफ्यूजन ही रहेगा कि इसमें करना क्या है इस क्वेश्चन में। तो मैंने अभी आपको 2 क्वेश्चन कराए हैं मॉडर्न फिजिक्स से, आप पूरा पढ़ना ये सैंपल पेपर। ऑप्टिक्स का जितना हमने क्लास में कर लिया था उससे रिलेटेड देखना कि कितना तुम्हें आता है। ऑप्टिक्स के ऊपर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बना रखा है मिराज से रिलेटेड, उसको पढ़ के देखना। तो एक बार पूरा सैंपल पेपर को पूरा अच्छे से एनालिसिस करो, पूरा पढ़ो एक एक क्वेश्चन को, और देखो तुम कितने कर पा रहे हो इसमें से, ठीक है। आगे अगर हम देख रहे हैं ना, तो ये कुछ क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है, जैसे यहाँ से 5th आ रहा है, सॉरी ये, ठीक है। एक्सप्लेन विद ए प्रॉपर डायग्राम एसी सिग्नल कैन बी कन्वर्टेड इनटू डीसी, ये हमारा चला गया सेमीकंडक्टर के ऊपर। ये हमारा न्यूक्लियर वाले पार्ट से है। वेव फ्रंट जो आ रखा है ये हमारा ऑप्टिक्स से रिलेटेड है। तो इस तरह से इसमें से हम ये दोनों क्वेश्चन करके देख सकते हैं जो अभी मैंने कराए हैं आपको, ठीक है। चलिए, तो पढ़ना इस पेपर को पूरा ठीक से।